हेलो स्टूडेंट्स, आगे जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कर रहे थे? फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, द सब्सटेंस which are strongly attracted by magnetic field is known as ferromagnetic substance। ओके, अच्छा, अब इनमें क्या होता है? इनकी बात की जाए, इनके लिए जो काई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और म्यू आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होती है। इसलिए जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को काफी इंक्रीज करते हैं। म्यू आर टाइम्स इंक्रीज होता है ना, म्यू आर इनके लिए ज्यादा होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गली इंक्रीज करते हैं। ओके, और इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसे बनती है। अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये इस टाइप से होंगे, इस टाइप। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ओके, अच्छा, इनके स्ट्रक्चर में ये बोला गया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनका डाइपोल मोमेंट होता है, वो अपने पास वाले स्पेस के अंदर, माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम के अंदर सभी के डाइपोल मोमेंट को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे जो सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम बना लेते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम बना लेते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम्स को बोला जाता है डोमेन। एक डोमेन होता है, यानी जैसे ये है, अगर इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो अपने पास वाले जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। छोटा सा स्पेस बना लेगा, पूरे स्पेस का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसे रैंडम डायरेक्शन वाले बहुत सारे डोमेन बन जाते हैं। जैसे ऐसे कोई डोमेन है वो ऐसे है, पर एक डोमेन में सभी डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या रहती है? सेम रहती है ना, इस टाइप से ये डोमेन वाली स्ट्रक्चर मिलती है इनके अंदर, इस टाइप से ना। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम के अंदर जो सभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। इन डाइपोल मोमेंट के का सेम डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट का जो मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम बनता है उसको बोला जाता है डोमेन। जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, then the domain start to align in the direction of external magnetic field। ये जो डोमेन है ये पूरे के पूरे डोमेन अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये डोमेन इस डायरेक्शन में हुआ, धीरे धीरे सारे डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में जो डोमेन है उनकी तो बाउंड्री बढ़ती जाती है और जो बाकी वाले हैं उनकी बाउंड्री क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। क्योंकि जैसे ये डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, ये भी इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, तो पूरा एक डोमेन टाइप का बन गया जिसमें डायरेक्शन सभी की सेम है। तो ऐसा लगता है कि जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहे थे उनका रीजन बढ़ता जाता है और बाकी जो अदर डायरेक्शन में डेवलप कर रहे थे उनका रीजन घटता जाता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये सभी डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जब इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, इनके लिए काई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी लार्ज पॉजिटिव होती है। काई की वैल्यू क्या होती है? लार्ज पॉजिटिव। अच्छा जी, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन वाले एक फिक्स रीजन में मिलते हैं। उस रीजन को बोला जाता है डोमेन बोला जाता है। और जैसे उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये इनकी थ्योरी है, ऐसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राइट डाउन द थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डोमेन होंगे, ये जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब तक नहीं रखा मैंने
तब तक इस डोमेन का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डोमेन का इधर, किसी डोमेन का इधर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो वैसे तो जीरो है क्योंकि सबका वेक्टर सम होगा, पर जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे देन डोमेन स्टार्ट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मटेरियल है ये इस फाइनली इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिधर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में सभी डोमेन अलाइन हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली इंक्रीज कर देते हैं। इनके जो एग्जांपल हैं वो है आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ओके, एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल क्या क्या होंगे? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी एग्जाम्पल हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। ओके, अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करता हूं तब भी उसका कुछ मैग्नेटाइजेशन उनके अंदर रह जाता है, वो मैग्नेटाइज रह जाते हैं, उनको बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी जो मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर सकते हैं उनको बोला जाता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं ऐसे मटेरियल जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज हो जाते हैं, पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही रिमूव किया जाता है तो वो वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेटाइजेशन उनमें नहीं बचता है, उनको बोला जाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो टाइप, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेटाइज करने के बाद जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाता है तो कुछ मैग्नेटाइजेशन उनके अंदर बच जाता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटाइज तो हो जाएंगे, पर जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटाओगे तो ये आपके वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनको बोला जाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, अब वही दो ग्राफ इसके अंदर, एक तो भाई काई टी ग्राफ, काई और टी में ग्राफ, और एक एम और एच में ग्राफ। तो अगर आइडियली ग्राफ बनाया जाए एम और एच में तब तो ऐसा बनता है एम एच। जैसे जैसे आप एच बढ़ाओगे ये मैग्नेटाइज होता जाएगा पर फाइनली जाके सैचुरेट हो जाएगा। जब सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे उसके बाद आप चाहे कितना भी एच बढ़ाओ मैग्नेटाइजेशन और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है एम और एच का, ठीक है। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा तो स्ट्रेट लाइन है, पर ये थोड़ी देर के बाद फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, क्योंकि सभी डोमेन, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक सभी डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुए हैं। एक बार सारे अलाइन हो गए उसके बाद आप एक्सटर्नल फील्ड को चाहे कितना भी बढ़ाएं आपका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, ओके। और अगर एक्चुअली बोला जाए तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, एम और एच, ये एमएच ग्राफ है एक्चुअल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेटाइज करोगे फाइनली जाके सैचुरेट हो जाएगा। अब बची बात काई टी ग्राफ की। देखो टोटल जाके दो ग्राफ है, एक तो काई और टी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का, और दूसरा है एमएच ग्राफ। ये तीनों मटेरियल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए ना, तो 6 ग्राफ हो गए है ना। तो जो काई टी ग्राफ बनाने के लिए फिर से एक लॉ आता है जिसको बोला जाता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, इसमें यह बोला गया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और लिखा जाता है लोगों काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, एंड दिस लॉ इज वैलिड व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी सी। ये जो टी सी होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? क्यूरी टेम्परेचर। तो व्हाट इज द क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, यानी काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। यहाँ पे जो टी सी होता है इसको क्या बोला जाता है? क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर? आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काई की वैल्यू घटेगी, घटती 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 जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की रेंज में आ जाती है, देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक जैसा। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाता है उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। देन व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर? क्यूरी टेम्परेचर क्या है बेटा? ये द टेम्परेचर at which ferromagnetic substance behavior convert into paramagnetic substance। वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाता है उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आता है। ओके, आयरन के लिए अलग आएगा, निकल के लिए अलग आएगा, कोबाल्ट के लिए अलग आएगा। अब किसके लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है उसकी मैं आपको अलग से टेबल बना दूंगा, है ना, क्यूरी टेम्परेचर वाली। चलिए जी, एक बार से हल्का सा वापस से पूरा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो बात की अपने, जो अपने पास रिलेशन आया था म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। इसके अंदर काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। काई की वैल्यू को, काई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो काई की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स है उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किस किस में? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते थे जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते थे, उनको डायमैग्नेटिक बोला गया। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हुआ करते थे। अच्छा, दूसरा पैरामैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, फेरोमैग्नेटिक के दो पार्ट, हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा जी, उसके बाद क्यूरीज लो क्या है बेटा? क्यूरीज लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC। TC को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका, वो आता है BH ग्राफ, BH कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक, इस कर्व को बोला जाता है हिस्टेरिसिस लूप। इसमें क्या किया गया, एक ये B और ये H, एक सोलेनोइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया गया, ठीक है, और करंट फ्लो कराया गया। जैसे मान लो ऐसे करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ, ऐसे डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे मैं ये करंट फ्लो करा रहा हूं, Ni क्या होता है बेटा, H। तो जैसे जैसे मैंने करंट बढ़ाया क्या बढ़ा बेटा, H। और जैसे जैसे H बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ा, B बढ़ा। क्या बढ़ा, B। यानी जितना आप H बढ़ाओगे उतना ही इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो आपने स्टार्ट किया, जैसे जब H की वैल्यू 0 यानी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा, पर जैसे जैसे आपने H को बढ़ाया ये मैग्नेटाइज होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया और ये फाइनली जाके सैचुरेट हो गया। जैसे ये O है, ये A पॉइंट है जहां पे सैचुरेट हो गया। इसके बाद आप H बढ़ाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, B आपका क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने H को रिमूव कर दिया, यानी करंट को यहां से ऑफ कर दिया, यानी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया। तो जब मैंने रिमूव किया ना तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो एग्जैक्टली 0 नहीं हुआ,
वो कुछ बच गया, इतना बच गया, यानी ये मेटल मैग्नेटाइज ही रह गया। पहले मैग्नेटाइज करने से पहले इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो b की वैल्यू 0 थी। पर जैसे आपने एक्सटर्नल कोज हटाया उसके बाद इसने सेम पाथ को रिवर्स फॉलो नहीं किया, इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया, और जो ये बच गया ना, ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है रिटेंटिविटी। क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। इसको मैं लिख देता हूं बी से। अच्छा जी, इसके बाद मैंने देखा इसका इतना मैग्नेटाइजेशन बचा। अब मैंने इस जो मैग्नेटाइजेशन इसमें बच गया, यानी जिसको अपन ने बोला रिटेंटिविटी, ये ओ भी कहलाता है आपका रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, या इसको रिमिनेंस भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स की। करंट की डायरेक्शन जैसे ही मैंने रिवर्स की तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई? यस सर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हुआ। तो देखो, जैसे ही मैंने x की डायरेक्शन रिवर्स की तो देखिए ये मैग्नेटाइजेशन कम होता 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 फाइनली जीरो हो गया। तो यहाँ पे जब जीरो हुआ, यानी ये इतना मैग्नेटाइज हो चुका था, इसके मैग्नेटाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इतना h लगाना पड़ा। इसकी ये प्रॉपर्टी, यानी इसके मैग्नेटाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको बोला गया बेटा कोएरिसिविटी, जिसको मैंने लिखा ओसी से। उसके बाद मैंने और अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ाया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। फिर जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका था, उसके बाद मैंने वापस से करंट को जीरो किया तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया। उसके बाद बेटा इसको रिमूव करने के लिए वापस करंट की डायरेक्शन चेंज की तो ये लूप वापस से ऐसा कैसा क्लोज हो गया। तो कुछ इस टाइप का एक लूप आया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसको बोला गया हिस्टैरिसीस लूप। अच्छा, हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है? लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब जैसे आपने इसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, अब जैसे आपने इसको करंट की वैल्यू जीरो की तो इसने सेम पाथ को फॉलो नहीं किया। ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ये डिपेंड करता था इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पे, कि पहले आपने इसको कितना मैग्नेटाइज किया, उसके बाद जब आपने इसको हटाया तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता था कि पहले इसको कहां तक मैग्नेटाइज किया गया, यानी ये जो इसका मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर रह जाता है, यानी आप मैग्नेटाइजेशन करने के बाद जैसे एक्सटर्नल कोज हटाओगे तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री। ओके, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैग बिहाइंड। क्या होता है? लैग बिहाइंड, यानी ये प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, इसको बोला गया हिस्टेरिसिस लूप। चलिए दोबारा से इसको मैं साफ सुथरा अच्छा बना देता हूं, देखिए वापस से लूप को। लूप आता, स्टार्टिंग में आपने मैग्नेटाइज किया, सैचुरेट होने के बाद इतना मैग्नेटाइजेशन बचा, उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन आपने मैग्नेटाइज किया, ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। उसके बाद ये कुल मिला के ये है BH ग्राफ, BH ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, इस ग्राफ का जो एरिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरिसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस को डिपेंड करता है, यानी तो काफी बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि कोई मटेरियल है, कोई ऐसी जगह रखा हुआ है जो बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसके बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से कितनी एनर्जी का लॉस होगा वो डिपेंड करेगा इस लूप के एरिया पे। तो कभी ऐसी जगह पे अपन को मटेरियल यूज करना है जो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो मैं ऐसे मटेरियल को यूज करूंगा जिसके हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम आता हो, क्योंकि एरिया ही आपको क्या बताएगा, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बताएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर की कोर है जो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव करंट फ्लो होता है ट्रांसफार्मर में, और जब अल्टरनेटिव करंट जाता है तो बार बार जो आयरन कोर जो उसके अंदर लगाई जाती है वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, तो बार बार ये चलता रहता है। तो ऐसा होने से जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने वहां पे एक ऐसा मटेरियल सिलेक्ट किया जिसके हिस्टेरिसिस लूप का एरिया क्या आता है, कम आता है। तो वहां से मुझे पता चला कि सॉफ्ट आयरन इज परफेक्ट, ठीक है। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे वो बाद में अपन देखेंगे। चलिए जी, पहली बात तो ये O
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ। तो जो ओबी है इसको क्या बोला गया था बेटा? रिटेंटिविटी, है ना। यानी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के बाद वो कितना मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर सकता है अपने अंदर, ये चीज बताती है रिटेंटिविटी। और जो उसने रिटेन कर लिया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, ये आपका ये ओसी फैक्टर बताता है, ओ से लेके सी तक का। क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा तो बी यानी मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? 0। पर उसके लिए आपको कुछ अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करना पड़ा था, कुछ करंट फ्लो कराना पड़ा था, ठीक है जी। तो ओसी बताएगा कोरिसिविटी, यानी जो उसने रिटेन कर लिया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब दो मटेरियल्स के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। दो मटेरियल्स के हिस्टेरेसिस लूप बनाते हैं, एक तो सॉफ्ट आयरन का और एक स्टील का। तो मैं दो लूप बनाए हिस्टेरेसिस लूप, यानी BH ग्राफ। तो जो सॉफ्ट आयरन का है वो कुछ ऐसा बना, स्टीपर, ठीक। और जो स्टील का है वो ऐसा बना, थोड़ा सा होता है। ये किसका है? स्टील का। ये किसका है? सॉफ्ट आयरन का। तो देखने से मुझे पता चला, देखो ये स्टीपर कर्व होता है, इसका एरिया लेस देन स्टील आता है। स्टील का जो ये बनता है कर्व उसका एरिया ज्यादा होता है। तो यानी अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे मेटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो वहां पे मेटेरियल अपन को सॉफ्ट आयरन यूज करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, जो रिटेंटिविटी होती है वो आपकी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है, यानी आपने उसको मैग्नेटाइज किया तो वो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर पाएगा, ये कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? सॉफ्ट आयरन की, जबकि स्टील की कम होती है। उल्टा उसको डिस्ट्रॉय करने में जो सॉफ्ट आयरन होता है उसमें कम एनर्जी वेस्ट होती है, जबकि स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसको डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपसे अगर पूछा जाए रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो रिटेंटिविटी तो सॉफ्ट आयरन की इज ग्रेटर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। और कोरिसिविटी का पूछा जाए तो वो स्टील की ज्यादा होती है, किससे? सॉफ्ट आयरन से। किससे ज्यादा होती है? सॉफ्ट आयरन से। अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करूं, किस किस की? सॉफ्ट आयरन और स्टील की, तो सबसे पहले बात करते हैं परमिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? परमिबिलिटी। ओके, अच्छा परमिबिलिटी, तो देखो जो परमिबिलिटी होती है न्यू, वो भाई B/H ही तो होती है, B/H ये तो होता है न्यू। तो देखो सेम H के लिए, जैसे मान लो मैंने H की वैल्यू रखी, तो B किसका ज्यादा आ रहा है बेटा? सॉफ्ट आयरन का। देखो इस H के लिए B की वैल्यू स्टील के लिए इतनी है, सॉफ्ट आयरन के लिए इतनी है, तो B किसका ज्यादा आया? सॉफ्ट आयरन का ज्यादा आया। इसलिए म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सॉफ्ट आयरन की। देखो एक ही H के ऊपर ये दोनों ग्राफ मैंने एक साथ बना दिए, जब आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो मैं एक बार अलग अलग बना देता हूँ आपको। ये सॉफ्ट आयरन का और ये स्टील का। देखो एक H की वैल्यू पे अगर मैं कहूं बेटा B की वैल्यू निकालो, तो क्या B की वैल्यू दो हो सकती है? इसी H पे B की वैल्यू इतनी भी हो सकती है और इसी H पे B की वैल्यू इतनी भी हो सकती है। अब कितनी होगी, क्या ये प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। अगर ये पहले डीमैग्नेटाइज था, आपने मैग्नेटाइज स्टार्ट किया, तो इसे H की इस वैल्यू पे B इतना आएगा। पर अगर ये पहले फुल्ली मैग्नेटाइज हो चुका है, उसके बाद अगर आपने H की इतनी वैल्यू रखी तो B की वैल्यू ये आने वाली है। यानी क्या उसका मैग्नेटाइजेशन प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है? मैं कभी नहीं बोल सकता कि H की वैल्यू इतना लगाओगे तो इतना मैग्नेटाइज हो जाएगा। कितना मैग्नेटाइजेशन होगा उसके अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, इसलिए इसको हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है ना। अच्छा, अब सेम H की वैल्यू पे इधर देखोगे
तो एक तो वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, चलो आप ये वाली लगा लो। तो जो सेम H की वैल्यू पे B की वैल्यू किस में ज्यादा आती है, सॉफ्ट आयरन में, तो म्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई, B/H। तो दोनों का H सेम रखा तो B किसका ज्यादा आया, सॉफ्ट आयरन का, इसलिए सॉफ्ट आयरन का म्यू ज्यादा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी कंपेयर करूं तो परमिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन परमिबिलिटी ऑफ स्टील। दूसरी बात, अब म्यू इसका ज्यादा है तो रिलेटिव परमिबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि ये कितनी होती है रिलेटिव परमिबिलिटी, ये होती है म्यू अपॉन म्यू नोट। म्यू नोट तो फिक्स है, तो जिसका म्यू ज्यादा उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ज्यादा, तो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है और म्यू आर स्टील की क्या होती है बेटा, कम होती है। अच्छा, फिर मैं एक रिलेशन जानता हूं कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, यानी काई इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो जिसका म्यू आर ज्यादा होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी को कंपेयर करूं सॉफ्ट आयरन और स्टील में से, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील है, तो काई फॉर द सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन काई ऑफ स्टील। चौथी अगर मैं बात करूं तो जो रिटेंटिविटी होती है वो भी किसकी ज्यादा है बेटा, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है रिटेंटिविटी ऑफ स्टील से। देखो रिटेंटिविटी इसकी इतनी है, इसकी इतनी सी। ओके, अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर मैं कोरियोसिविटी का करूं तो जो सॉफ्ट आयरन की कोरियोसिविटी है वो कम होती है, ये कम होती है, ये स्टील की ज्यादा होती है, स्टील। अच्छा जी, पांचवा अगर मैं हिस्टेरिसिस लॉस की बात करूं, हिस्टेरिसिस लॉस की, तो वो भी सॉफ्ट आयरन का कर्व स्टीपर होता है, इसलिए इसका एरिया कम आता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस सॉफ्ट आयरन में कम होते हैं और हिस्टेरिसिस लॉस किसमें होते हैं, स्टील में ज्यादा होते हैं, स्टील में ज्यादा होते हैं। तो कुल मिलाके स्टील की दो चीजें ज्यादा है, एक तो कोरियोसिविटी और एक दूसरी हिस्टेरिसिस लॉस। बाकी सब कुछ किसका ज्यादा होता है बेटा, आपका सॉफ्ट आयरन का। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिटेंटिविटी, ये तो किसकी ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की। और कोरियोसिविटी एंड हिस्टेरिसिस लॉस ये किसके ज्यादा होते हैं, आपके स्टील के ज्यादा होते हैं। चलिए जी, और देखिए, अब मुझे स्टील और सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता चला। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मान लीजिए मैं आपसे कहूं बेटा आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होंगी मटेरियल के पास, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, वो कौन सी होनी चाहिए, एक तो आपकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, कि उसको मैग्नेटाइज करूं तो ज्यादा ज्यादा रिटेन कर पाए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई कोरिसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट मैग्नेट वो होगा जिसको एक बार आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटाइज रहे, यानी जिसके मैग्नेटाइजेशन को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। तो जिसकी कोरिसिविटी ज्यादा होगी उसके मैग्नेटाइजेशन को आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। अब इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आ सकता है। तो अगर मैं देखूं सॉफ्ट आयरन और स्टील में से, तो देखो सॉफ्ट आयरन का ये तो ज्यादा है, पर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है बेटा हाई कोरिसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। हाई म्यू की वैल्यू, परमिबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, तो काई तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। और हाई, दीज आर द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन ए मटेरियल टू फॉर्म द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं स्टील और सॉफ्ट आयरन में से कंपेयर करूं तो देखो स्टील के पास कोरियोसिविटी ज्यादा होती है, जो परमानेंट मैग्नेट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये। इसलिए जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन और स्टील में से अगर मैं देखूंगा देन स्टील इज बेटर। क्यों? क्योंकि इसकी कोरियोसिविटी ज्यादा होती है। अच्छा जी, किसकी? स्टील की। बाकी जो मटेरियल यूज किए जाते हैं बनाने के लिए, स्टील और कुछ अलॉय,
जैसे कार्बन स्टील जो स्टील की पार्ट है, ठीक है, एल्निको, इस टाइप के मटेरियल आपके काम में लिए जाते हैं क्या बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट, तो मेटल को कैसे, जैसे मैं कहूं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप स्टील और सॉफ्ट आयरन में कौन सा यूज करोगे, तो सर स्टील, क्यों, बिकॉज इट हैज हाई पोरोसिटी। ओके, अच्छा दूसरी, अगर मुझे टेम्परेरी मैग्नेट बनानी है, कैसी बनानी है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जिसके मैं मैग्नेटाइजेशन को जब चाहूं जब डिस्ट्रॉय कर पाऊं, ठीक है, चाहे वो रिटेन कितना भी कर लो तो बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा रिटेन करेगा उतना अच्छा मैग्नेट बन रहा है, बट कोरोसिविटी उसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे टेम्परेरी बनाना है तो उसके मैग्नेटाइजेशन को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो बस एक चीज है, कोरोसिविटी लो होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, लो कोरोसिविटी होनी चाहिए, म्यू हाई होना चाहिए, काई हाई होना चाहिए। तो अगर मैं सिलेक्ट करूं टेम्परेरी मैग्नेट अगर आपको बनानी है तो बेटा सॉफ्ट आयरन प्रीफर किया जाएगा। क्या प्रीफर किया जाएगा, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोरोसिविटी कम होती है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर कोर, ये अलग अलग कंडीशन में, जब मेरे को ये बनाना है तो कौन सा मेटेरियल सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मेटेरियल सेलेक्ट करेंगे, तो मेटेरियल सेलेक्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि मुझे प्रॉपर्टी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, और फिर देखा जाता है ये प्रॉपर्टी किस मटेरियल में मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपका है वो है ट्रांसफॉर्मर कोर, और ट्रांसफॉर्मर की कोर बनानी है तो जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर में एसी करंट होता है जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, तो बार बार मैग्नेटाइज और बार बार डीमैग्नेटाइज होता रहता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, जो हिस्टेरिसिस लॉस होंगे वो कम होने चाहिए, सबसे जो पहली प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो मुझको प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो लॉस होंगे जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही एडी करंट लॉस कम होगा ना, वो आप आगे जाके समझ में आएगा एडी करंट लॉस क्या होता है। तो एडी करंट लॉस, रेजिस्टिविटी भी उसकी क्या होनी चाहिए, कम। तो अगर मैं कहूं और देखा जाए तो म्यू ज्यादा होना चाहिए, ये मेन प्रॉपर्टी चाहिए आपको ट्रांसफार्मर के कोर में। तो सबसे पहले हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए, इसका मतलब हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए, इसका मतलब जो लूप है वो आपका स्टीपर बनना चाहिए, यानी पतला बनना चाहिए। तो कौन सा मेटेरियल प्रीफर किया जाएगा, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरिसिस लूप बनता है उसका एरिया कम आता है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस कम होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की कोर में जो मटेरियल सिलेक्ट किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, सॉफ्ट आयरन। तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखें कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, ऐसे टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मैग्नेट यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, ट्रांसफार्मर कोर में सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है तो क्यों यूज किया जाता है। इस टाइप के आपके छोटे छोटे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने की मेथड, सबसे पहला सबसे पुराना मेथड, अगर किसी मैं स्टील की रोड को, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मैं स्टील का मिलूंगा, स्टील की रोड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर रखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाए, और उसको जैसे मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो अगर किसी स्टील की रोड को मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दूं और फिर उसको एक हैमर से धीरे धीरे उसके ऊपर इस टाइप से मारूं, तो देन द सॉफ्ट आयरन रोड इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। तो इफ a steel rod is aligned along magnetic north south direction and slightly hammered then
द स्टील रोड इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। पहला तरीका है। तो पहला तरीका क्या था कि किसी भी स्टील की रोड को लो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाइन करो, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिर किसी हैमर से उसको हैमर कर दो, धीरे धीरे पूरे के ऊपर हल्के हल्के से यूं स्ट्राइक कीजिए, है ना। हैमर करने का मतलब धीरे धीरे स्ट्राइक कीजिए इसके ऊपर। देन जो अगर आप रिपीटेडली इसके स्ट्राइक करेंगे, देन ये थोड़ी देर में मैग्नेटाइज हो जाता है उसी डायरेक्शन के अंदर। तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड, अगर किसी स्टील की रोड को आप अर्थ के अंदर लंबे समय के लिए दबा दें, फॉर द लो, इफ यू बरीड ए स्टील रोड इनसाइड द अर्थ फॉर द लॉन्ग टाइम in magnetic north south direction, then it is also permanently magnetized। तब भी ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाती है। तो दूसरा मेथड आपका ये है। तो फर्स्ट मेथड क्या था कि आप किसी स्टील की रोड को लो, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के अगर हैमर से रिपीटेडली उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं थ्रू आउट द लैंड, देन आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू ए परमानेंट मैग्नेट, या परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाती है। दूसरा तरीका, आप एक स्टील की रोड लो, उसको फॉर द लॉन्ग टाइम यू बरीड इनसाइड द अर्थ अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। और तीसरा और सबसे इजी तरीका क्या है, आप किसी स्टील रोड को लीजिए और उसको किसी सोलेनॉइड के अंदर रख दीजिए, और सोलेनॉइड के अंदर हाई करंट फ्लो करा दीजिए। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर डेवलप होगा, वो कुछ टाइम के बाद उसी डायरेक्शन के अंदर परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के भाई तीन तरीके। पहला तरीका, you place a steel rod in magnetic north south direction and hammer it repeatedly, then it is converted into permanent magnet. Second one is the, if you buried a steel rod along the magnetic north south direction in the earth for the long time, then it can also convert it into permanent magnet. And third one is the, if you place a steel rod inside a solenoid and a large current is flowing through the solenoid, then it is magnetized in the direction of magnetic field of solenoid. Then there are three methods to make the permanent magnet. अच्छा जी, अब बात आती है टेम्परेरी मैग्नेट की। टेम्परेरी मैग्नेट, जब मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाई जाती हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भाई क्या काम मिलोगे आप, सॉफ्ट आयरन। क्या काम मिलेंगे, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट है तो सॉफ्ट आयरन प्रीफर किया जाएगा। इसके ऊपर मैं इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर्स को इस तरीके से वाइंड कर देता हूं, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जाती है, ये की लगा दी जाती है, ये आपका बन जाता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की रोड आपके टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए करंट इधर फ्लो कराया, तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो बेटा ये बनेगा इसका नॉर्थ पोल और ये बनेगा इसका साउथ पोल। जैसे करंट ऐसे फ्लो कराया आपने, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ कर देंगे, देन इसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, पूरा एलिमिनेट हो जाता है। तो जब तक आप करंट फ्लो कराते रखेंगे, तब तक तो ये आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और जैसे ही आप करंट को ऑफ कर देंगे, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है ना, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कैसा है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या थे, जब तक इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब तक तो ये मैग्नेटाइज रहते हैं। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटाते हैं, तो ये वापस से क्या हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। सेम जैसे ही आपने इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी सॉफ्ट आयरन की कोर। और जैसे ही आपने ये हटा दिया, करंट की वैल्यू, करंट हटा दिया, की ऑफ कर दी, तो करंट बंद, इसका मैग्नेटाइजेशन भी लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी करंट को फ्लो कराओगे तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। टेम्परेरी मैग्नेट है, जितनी देर करंट रहेगा उतनी देर तो बेटा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट बंद,
इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। ओके, अच्छा, अब जो परमानेंट मैग्नेट है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन दोनों के अपने पर्सनल पर्सनल यूज हैं, है ना। कुछ जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रीफर रहती है और कई जगह पे परमानेंट मैग्नेट काम में ली जाती है। जैसे मैं बताऊं, अगर कंपेयर करूं मैं, तो जो परमानेंट मैग्नेट होती है, अगर मैं बोलूं दोनों का कंपेरिजन, इधर मैं लिखूं परमानेंट मैग्नेट और इधर लिखूं टेम्परेरी मैग्नेट, तो कंपेरिजन करोगे तो फर्स्ट कंपेरिजन, इसके अंदर जो पोलैरिटी होती है, एक बार आपने मैग्नेट बनाया तो जो पोलैरिटी रहती है वो अनचेंज हो जाएगी। यानी एक बार जो पोल नॉर्थ पोल बन गया वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ बन गया वो कैसा रहेगा, साउथ। तो इसकी पोलैरिटी जो रहती है वो अनचेंज रहती है। और इसकी पोलैरिटी क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, उसमें करंट आपने यू फ्लो कराया था इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया था, इधर, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ। अगर उल्टा होता, करंट इधर फ्लो होता, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, तो ये बन जाता नॉर्थ और ये बन जाता आपका साउथ। तो जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसके अंदर तो जो नॉर्थ पोल बन गया वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ बन गया वो साउथ ही रहेगा। इसके अंदर नॉर्थ और साउथ जो पोलैरिटी होती है वो चेंज की जा सकती है। दूसरी, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सेम रहती है। इसके अंदर जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको आप चेंज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग करंट बढ़ा दो पोल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट घटा दो पोल स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। दूसरा कंपैरिजन, ठीक है। तीसरा जो कंपैरिजन है, ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ यानी इनका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है, इनकी आप चेंज कर सकते हो, इसकी पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, इनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी जो इसका मैग्नेटाइजेशन होता है, डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय होता है, डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, और ये बेटा इजीली डिस्ट्रॉय। करंट बंद कर दो, फोर्थ, इनका यूज, इसका यूज वहां पे लिया जाता है जहां पे मुझे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है जैसे परमानेंट चाहिए, जैसे मैं बोलूँ आपको मैग्नेटिक कंपास, डायरेक्शन देखने के काम आती है, ठीक है। वहां पे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाओगे तो करंट होगा तो वो प्रॉपर्टी शो करेगा, वरना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो आपको जंगल वंगल में आदमी डायरेक्शन देखने के लिए काम मिल रहा है, तो वहां पे तो आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए ना, वो तो हमेशा काम करनी चाहिए, हमेशा आपको डायरेक्शन बतानी चाहिए। तो कहाँ पे, एक तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर इसको काम में लेते हैं। दूसरा स्पीकर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, ठीक, ऐसे इसका जो काम आता है, जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है ये जनरली कहाँ काम आती है, जैसे आपकी टेम्परेरी मैग्नेट है, जैसे आपकी होगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक बेल, ऐसी जगह पे। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसी है, ट्रेन का क्या काम होता है कि कोई भी जैसे व्हीकल वगैरह किसी रिवर में या किसी गहरी जगह पे गिर गया है तो उसको निकालने का काम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे जाती है, जैसे उसके पास पहुंचती है मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देता हूँ, हाई मैग्नेटिक फील्ड, उसको जिससे वो व्हीकल उससे चिपक जाता है, ऊपर खींच लेते हैं, उसके बाद उसका करंट ऑफ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हट जाएगा वापस से ना। उसी जगह अगर परमानेंट मैग्नेट लगा दोगे इतना स्ट्रॉन्ग तो चिपक तो जाएगा, उसको हटाओगे कैसे, है ना। तो अपने अपने यूज हैं, दोनों के कंपैरिजन है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के। ओके, इसके बाद में थ्योरेटिकली चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।